फरवरी 1959 को उत्तरी यूराल पहाड़ों में 9 सोवियत यात्री लापता हो गए थे। 2 सप्ताह बाद उनके शव माउंट ओटोटन के पास पाए गए, जिसे मृतकों का पहाड़ भी कहा जाता है। समूह के नेता के नाम के बाद यह स्थान डायटलोव दर्रे के रूप में जाना जाने लगा। सालों बाद अमेरिकी छात्र होली किंग इस अनसुलझे मामले से मोहित हो गए। होली के प्रोफेसर ने उनके प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित किया, इसे उनके मनोविज्ञान अध्ययन के लिए सुझाया। उन्होंने अपने दोस्त जेनसन को भर्ती किया, जिन्होंने इस पर एक फिल्म बनाने का सुझाव दिया क्योंकि वह एक फिल्म छात्र हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन किया और यात्रा के लिए अनुदान प्राप्त किया और डॉक्टर किटल्स से अधिक जानकारी मांगी। प्रोफेसर ने सोवियत पत्रकार यारोवॉय की पुस्तक से मामले के बारे में जानने की बात याद की। यारोवॉय की अपनी पुस्तक के प्रकाशन के तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। जेनसन ने यारोवॉय की मृत्यु को आधिकारिक कवरअप प्रयास का हिस्सा माना। ज्ञात तथ्यों के बावजूद 1959 की घटनाओं के बारे में पूरी सच्चाई अभी भी मायावी है। 9 अनुभवी लोगों के लिए हाइपोथर्मिक डिमेंशिया का सामान्य सिद्धांत असंभव लगता है। पैदल यात्री। इसके अलावा हिमस्खलन की व्याख्या भी फिट नहीं बैठती कि वे घंटों नंगे पैर शिविर के पास क्यों इंतजार करते रहे। कई संभावनाएं मौजूद हैं, जिनमें रूसी सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा रखे गए रहस्य भी शामिल हैं। छात्रों की यात्रा ओरेगन से चेल्याबिंस्क, रूस के लिए उड़ान के साथ शुरू हुई। वहां से उन्होंने मानसी लोगों के मृतकों के पहाड़ की ओर जाने की योजना बनाई। अभियान दल में साउंड इंजीनियर डेनिस और अनुभवी पर्वतारोही एंडी और होवर शामिल थे। उन्होंने लगन से तैयारी की, राशन खरीदना, मानचित्रों का अध्ययन करना और पर्वत प्रशिक्षण प्राप्त करना। 25 जनवरी को छात्र अभियान दल आधिकारिक तौर पर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ समय बाद यूएस न्यूज ने रूस में लापता हुए 5 ओरेगन छात्रों की सूचना दी। रूसी बचाव दल ने उनके छोड़े गए टेंट, बैकपैक और अन्य कैंपिंग उपकरण पाए। एक रूसी रिपोर्टर ने उनके लापता होने की बहुत ही अजीब परिस्थितियों को नोट किया। वहां सर्दियों का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और अप्रत्याशित, विचलित करने वाली हवाएं चलती हैं। अटकलें गवाहों या यहां तक कि यति द्वारा देखे गए अलौकिक उपकरणों को शामिल करती हैं। मानसी बुजुर्गों को गड़गड़ाहट की आवाजें और आग के गोले याद हैं। 1959 में पहाड़। उनका मानना था कि यह क्षेत्र दूसरी दुनिया से जुड़ने वाला एक पोर्टल था। ऐसा लग रहा था कि छात्र डायटलोव के भाग्य को दोहराने में दुखद रूप से सफल हो गए। बचाव दल ने छात्रों के अंतिम दिनों को रिकॉर्ड करने वाला एक कैमरा बरामद किया। हैकर्स ने होली को खुले दरवाजे से अंधेरे के बारे में बात करते हुए दिखाने वाले फ्रेम लीक किए। जेनसन ने होली को शांत करने की कोशिश की, हालांकि वह फंसी हुई और निराश महसूस कर रही थी। फिर बरामद फुटेज में खोज से 1 महीने पहले की घटनाएं दिखाई गई हैं। खुशमिजाज छात्र ट्रेन से यूराल की ओर यात्रा कर रहे थे, आशा और उत्साह से भरे हुए। एंडी ने गर्व से पहाड़ पर नेविगेशन के लिए जीपीएस के साथ अपना नया फोन दिखाया। होली ने हाइक के लिए समूह की प्रेरणा का आकलन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए। वे 1959 में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति का साक्षात्कार करने की उम्मीद में इवडेल पहुंचे। जीवित व्यक्ति को एक मनोरोग अस्पताल में सीमित कर दिया गया था और उससे संपर्क नहीं किया जा सका। डॉक्टरों ने प्रवेश से इनकार कर दिया, लेकिन छात्रों ने उसे एक नोट पकड़े हुए देखा, जिस पर लिखा था, जाओ। समूह ने शाम को बारटेंडर द्वारा सुझाए गए एक स्थानीय बार में बिताया। उसने उल्लेख किया कि मूल डायटलोव समूह 1959 में वहां रुका था। वे सरगेई से मिले, जो अंग्रेजी बोलते थे, और विझाई गांव तक जाने के लिए सवारी की पेशकश की। सरगेई ने बताया कि उनकी मौसी, जो एक अंग्रेजी शिक्षिका है, 1959 की खोज का हिस्सा थीं। उनकी मौसी ने दावा किया कि 1959 में केवल 9 नहीं, 11 शव मिले थे। उन्होंने कहा कि 2 शव बहुत अलग दिख रहे थे, जो एक अज्ञात उपकरण के पास मिले थे। इनमें से कोई भी अतिरिक्त विवरण उस समय आधिकारिक रिपोर्टों में शामिल नहीं था। सरगेई के साथ बातचीत के बाद समूह पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ा। मौसम खराब होने लगा तो उन्होंने अपना पहला रात का शिविर लगाया। हावर ने रात का खाना पकाया, जबकि समूह ने मजाक किया और अच्छा मूड बनाए रखा। उस रात उन्होंने आसमान में अजीब नारंगी रोशनी चमकती देखी।
उन्होंने डायटलोव शिविर पर इसी तरह की नारंगी चमक की 1959 की रिपोर्टों को याद किया। यह तय करते हुए कि रहस्य अभी उनके परे है, वे सोने चले गए। सुबह उन्होंने टेंट के चारों ओर कई बड़े नंगे पैर के निशान देखे। अजीब बात यह है कि मानव जैसे निशान बिना किसी उत्पत्ति या गंतव्य के दिखाई देते और गायब हो जाते थे। क्षेत्र की खोज करते हुए उन्हें जल्द ही एक परित्यक्त मौसम विज्ञान स्टेशन की इमारत मिली। वही रहस्यमय पैरों के निशान सुनसान स्टेशन के चारों ओर थे। संरचना स्टेशन के बूथ के अंदर उन्हें एक परेशान करने वाला दृश्य मिला, एक कटी हुई मानव जीप। डेनिस घबरा गई। उसने होली से आग्रह किया कि उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए, लेकिन होली ने हिचकिचाहट दिखाई। जेनसन ने चीन में एक घातक दर्रे की कहानियों को याद किया, जो हवा की आवाज के माध्यम से पागलपन और मौत का कारण बनता है। होली ने तब कबूल किया कि उसने पहाड़ों, बर्फ और एक अंधेरे दरवाजे का सपना देखा था। बाद में डायटलोव दर्रे के बारे में सुनकर उसे अपने अशांत सपने से जुड़ाव महसूस हुआ। जब वे बात कर रहे थे तो कैमरे ने गलती से दो दूर की आकृतियों को भागते हुए फिल्माया। अपनी चढ़ाई जारी रखते हुए वे अप्रत्याशित रूप से डायटलोव दर्रे की जगह पर पहुंच गए। होली ने सोचा, 9 लोगों ने यहां डेरा डाला, रात का खाना खाया, फिर डर के मारे भाग गए। अधिकारियों ने इसे अज्ञात अप्रतिरोध्य शक्ति कहा, जिसने उन्हें तंबू काटने पर मजबूर किया। वे -28 डिग्री सेल्सियस की ठंडी रात में बिना किसी तैयारी और घबराहट के भाग गए। होली ने उन स्थानों को चिह्नित किया जहां शव पाए गए थे: स्लोबोडन, डायटलोव, कोलमोगोरोवा। कोलमोगोरोवा ने जवाबी हमला किया, उसकी जीभ और मुंह हिंसक तरीके से फट गई थी। अन्य पीड़ित डुबिनिना, टिबोब्रिग्नोल्स, ज़ोलोटारेव, कोलेवाटोव हाइपोथर्मिया के कारण मर गए। हालांकि रुस्तम और निकोलाई को बाहरी आघात के बिना घातक खोपड़ी की चोटें आईं। ल्यूडमिला और अलेक्जेंडर को बिना किसी चोट या हमले के संकेत के पसलियां टूटी हुई थीं। रहस्यमय तरीके से अलेक्जेंडर ज़ोलोटारेव के शरीर में असामान्य रूप से उच्च विकिरण स्तर दिखाई दिए। 2 अन्य, क्रिवोनिश्चेंको और डोरोशेंको, बस बुझी हुई आग के पास जम गए। जबकि होली ने शोध किया, एंडी ने नोट किया कि उन्होंने उस दिन आश्चर्यजनक रूप से 22 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तब सभी को एहसास हुआ कि उनकी घड़ियां, जीपीएस और कंपास पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके थे। कुछ टीम के सदस्यों ने सुझाव दिया कि बहुत देर होने से पहले ट्रेक को छोड़ दिया जाए। होली ने उन्हें फिल्म खत्म करने के लिए बस थोड़ी देर और रुकने के लिए मना लिया। उस रात होली के गीगर काउंटर ने पास में विकिरण संकेतों का पता लगाया। उसने और जेनसन ने ढलान पर सिग्नल का अनुसरण किया, जहां विकिरण का स्तर बढ़ा हुआ था। वहां अप्रत्याशित रूप से उन्होंने एक छिपे हुए भूमिगत बंकर प्रवेश द्वार की खोज की। पहाड़ी के किनारे पर बने एक भारी लोहे के दरवाजे से प्रवेश द्वार को सील कर दिया गया था। होली इसे खोलना चाहती थी, जेनसन ने खतरे को भांपते हुए इसके खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने पाया कि दरवाजा बंद नहीं था, बस थोड़ा सा बंद था, जिसे आसानी से खोला जा सकता था। होली ने जेनसन से बंकर की खोज को घबराए हुए समूह से गुप्त रखने के लिए कहा। वे रात के लिए शिविर में लौट आए, सामान्य रूप से कार्य करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 6 बजे पहाड़ की ढलान पर एक विशाल हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन ने तुरंत डेनिस को मार डाला और एंडी के पैर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसने उनके टेंट और लगभग सभी आवश्यक जीवित रहने की आपूर्ति को बहा दिया। शुरुआती बहस फीकी पड़ गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह जानबूझकर की गई तोड़फोड़ हो सकती है। उन्होंने एंडी की चोट का इलाज किया और बाहरी दुनिया से संपर्क करने की पूरी कोशिश की। होली ने बंकर के अस्तित्व का खुलासा किया, जिससे हॉवर नाराज हो गया क्योंकि वे वहां शरण ले सकते थे। छात्रों ने बचाव की उम्मीद में एक सिग्नल फ्लेयर लॉन्च किया। कुछ समय बाद 2 आदमी आए, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने फ्लेयर देखा था। एंडी को संदेह था, पुरुषों के पास कोई गियर नहीं था और वे इतनी जल्दी नहीं आ सकते थे। एंडी ने उनका सामना करने और उन्हें देरी करने के लिए पीछे रह गया, दूसरों को तुरंत भागने का आदेश दिया। अजनबियों ने एंडी को गोली मार दी और मार डाला, फिर भागने के दौरान होवर को घायल कर दिया। होली, जेनसन और घायल होवर खोजे गए बंकर में भाग गए। वे मुश्किल से अपने पीछे भारी बंकर का दरवाजा बंद करने में कामयाब रहे।
अंदर टिमटिमाती रोशनी ने मंद सुरंगों और एक विशाल भूमिगत परिसर को प्रकट किया। उन्हें विभिन्न उपकरणों और दस्तावेजों के ढेर से सुसज्जित एक प्रयोगशाला मिली। पुरानी पत्रिकाओं में उन कर्मियों के नाम सूचीबद्ध थे जो कर्तव्य की पंक्ति में मारे गए थे। फाइलों में टेलीपोर्टेशन से जुड़े कुख्यात अमेरिकी फिलाडेल्फिया प्रयोग का विवरण था। होवर अपने घाव से लगातार कमजोर महसूस कर रहा था और मदद की प्रतीक्षा में पीछे रह गया। होली ने वादा किया कि वह और जेनसन उसके लिए बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे और वापस आएंगे। अकेले चलते हुए होली और जेनसन ने हाल ही में मारे गए सैनिकों के शवों की खोज की। एक मृत सैनिक की जीभ गायब थी, संभवतः वह जो पहले मिली थी। उन्हें आसपास बहुत पुराने, यहाँ तक कि कंकालयुक्त मानव अवशेष भी बिखरे हुए मिले। एक और दरवाज़ा खोलकर उन्हें अगले कक्ष में हलचल महसूस हुई। उनकी टॉर्च की किरणों ने अचानक एक और कैमरा रोशन कर दिया जो उनके अपने कैमरे जैसा ही था। अविश्वास में उन्हें एहसास हुआ कि कैमरे में उनके अपने अभियान की रिकॉर्डिंग थी। जेनसन ने इसे टेलीपोर्टेशन फाइलों से जोड़ा, शायद यह उनके साथ हुआ हो। उन्हें एल्ड्रिज प्रयोग के दौरान सैनिकों के भयानक रूप से उत्परिवर्तित होने की कहानियां याद आईं। तभी उन्होंने हॉवर को जहां उन्होंने छोड़ा था वहां से आतंक में चिल्लाते हुए सुना। वापस भागते हुए उन्होंने दो मानव म्यूटेंट को हॉवर को बेरहमी से चीरते हुए देखा। होली और जेनसन को देखते हुए भयानक कंकाल म्यूटेंट ने उन पर अगला हमला किया। त्वचा से ढके म्यूटेंट कम दूरी के टेलीपोर्टेशन में सक्षम लग रहे थे जो तुरंत दिखाई दिए। जेनसन और होली अपने दोस्त की भयानक मौत के दृश्य से भागकर बंकर से भाग गए। उन्होंने बंकर का दरवाज़ा बंद कर दिया, आश्चर्यचकित थे कि म्यूटेंट तुरंत उनका पीछा नहीं कर रहे थे। पीछे मुड़कर देखा, वे बर्फीले मैदान में नहीं थे बल्कि एक विशाल चट्टानी सुरंग का सामना कर रहे थे। यह एक विशाल, प्राकृतिक रूप से निर्मित मेहराब या जीवाश्म मार्ग। छात्रों को एहसास हुआ कि यह उत्परिवर्ती टेलीपोर्टेशन का मार्ग होना चाहिए। होली ने मलबे को अंदर फेंक दिया, जिससे पुष्टि हुई कि अजीब मार्ग किसी तरह सक्रिय हो गया था। गुफा के प्रवेश द्वार की खोज करते हुए उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई प्राचीन दीवार की कलाकृतियां मिलीं। उन्हें समझ में आया कि यह जगह शायद पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें शक्तिशाली पोर्टल थे। ये पोर्टल शायद हथियार कई वैश्विक रहस्यों को समझा सकते हैं। उन्हें नहीं पता था कि पोर्टल कहा जाता है, कौन सा स्थान या समय आयाम। जेनसन ने अनुमान लगाया कि उन्हें अपने इच्छित गंतव्य पर मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एकमात्र स्थान जिसकी वे दोनों ने स्पष्ट रूप से कल्पना की थी, वह बंकर प्रवेश द्वार के पास का क्षेत्र था। कोई अन्य विकल्प न देखकर उन्होंने टेलीपोर्टेशन सुरंग में प्रवेश करने का जोखिम उठाने का फैसला किया। दृश्य बदल जाता है। यह 1959 है। खोज दल की एक सोवियत लड़की को शव मिलते हैं। वह आश्चर्यचकित है, यह जानकर कि बचाव दल ने पहले ही सभी 9 मूल यात्रियों का पता लगा लिया था। सोवियत सैनिक पहुंचे, नए पाए गए शवों को पास के बंकर की ओर ले गए। एक सोवियत मेजर ने छात्रों के अजीब, भविष्यवादी दिखने वाले कैमरे को उत्सुकता से उठाया। एक सैनिक ने नए शवों को दूसरों के साथ रखने की कोशिश की। मेजर ने अलग होने का आदेश दिया। मेजर चाहता था कि डॉक्टर इन 2 असामान्य शवों की विशेष रूप से जांच करें। शवों के कपड़े उतारते समय सैनिक आधुनिक 21वीं सदी के कपड़ों से चकित थे। होली और जेनसन के नग्न शरीर, जो अब जीवों की तरह उत्परिवर्तित हो गए थे, प्रकट हुए। उनके उत्परिवर्तित रूपों को एक अलग बंकर सेल के अंदर हुक पर लटका दिया गया था। एक सार्जेंट ने उनके बरामद वीडियो कैमरे को पास की एक रोशनी में रख दिया। सभी के सेल से चले जाने के बाद 2 उत्परिवर्तित जीव हलचल करने लगे। पुरुष आकृति, जेनसन, ने अपना सिर उठाया, महिला, होली, की ओर देखा। उसने अपनी निगाह घुमाई, उसकी परिपंख गर्दन टैटू दिखाई दे रहा था। इस टैटू ने पुष्टि की कि उत्परिवर्तित महिला प्राणी वास्तव में होली थी।